चलो आज हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर एंड डायर्की इन बंगाल। तो इसको डील करेंगे। तो हम रॉबर्ट क्लाइव की बात करेंगे। देखो, जब बैटल ऑफ प्लासी खत्म हुआ, लास्ट कल हमने बात करी थी बैटल ऑफ प्लासी की, तो उसके बाद क्या रिजल्ट यहाँ पे निकला, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज की अगर बात करें, सबसे पहले जैसे इन्होंने प्रॉमिस किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने प्रॉमिस किया था मीर जाफर को कि उसको क्या बना दिया जाएगा, नवाब बना दिया जाएगा बंगाल का, राइट। वहीं पे रॉबर्ट क्लाइव ने खुद क्या एज्यूम कर लिया था एज अ, वी कैन से यहाँ पे अब रॉबर्ट क्लाइव जो था एक इम्पोर्टेंट ऑफिशियल और वी कैन से एक पॉलिटिकल लीडर जो था एमर्ज हो चुका था बंगाल का, ठीक है। तो इसने अपने आपको कंफर्म किया एज द गवर्नर ऑफ बंगाल। तो इसने अपने आप को यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल कंफर्म किया। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, तो इसका जो आपके पास टाइम पीरियड जो रहेगा गवर्नरशिप ऑफ बंगाल का, एक आपके पास रहेगा 1755 टू 60 एंड सेकंड वन इज योर 1764 टू 67। ये टाइम पीरियड इसका रहेगा गवर्नर ऑफ बंगाल का। मतलब देखो, जब ये बैटल ऑफ प्लासी एंड होती है तो उसके बाद जो है इसने अपने आप को कंफर्म कर दिया कि अब मैं क्या हूं आपके पास, गवर्नर ऑफ बंगाल। वहीं पे अब इसके बाद कंपनी को क्या दे दिया गया, राइट ग्रांट कर दिया गया। दिस वाज एब्सोल्यूट राइट और वी कैन से अनडिस्प्यूटेड राइट, कि अब क्या कर सकती है कंपनी जो है वो फ्री ट्रेड कर सकती है। फ्री ट्रेड कहां से कर सकती है, फ्रॉम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बीओबी, बंगाल, उड़ीसा, बिहार। और वहीं से कंपनी को अब क्या मिल चुका था, कंपनी ने रिसीव किया ये चीज याद रखना, जमींदारी। जमींदारी राइट जो है वो इनको मिल चुके थे। जमींदारी राइट कितने प्रांगणस के मिले, 24 प्रांगणस, 24 प्रांगणस नियर कैलकाटा। तो ये बात भी याद रखना। और आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी ही जितनी भी फ्रेंच सेटलमेंट थी इन बंगाल में, सेटलमेंट्स इन बंगाल किसको सरेंडर कर दी गई, वर सरेंडर टू इंग्लिश, ठीक है। वो सारी की सारी सरेंडर कर दी गई टू इंग्लिश, राइट। और यहीं पे अगर बात करें तो अब इस बैटल के बाद, दैट मींस बैटल ऑफ प्लासी के बाद, अब जो थे इंग्लिश जो थे एक न्यू किंग मेकर बन चुके थे, बिकेम द न्यू किंग मेकर। अब इनके कहने पे कोई भी बनेगा तो किंग बनेगा, वो ब्रिटिश के कहने पे, राइट। तो ये बात हुई। चलो अब देखते हैं इसके बाद क्या। अब हमने बोला कि आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी किसको कंफर्म किया गया एज अ न्यू नवाब ऑफ बंगाल, मीर जाफर जो थे अब क्या बने थे, न्यू नवाब बने थे। ZAFR लिख लो चाहे JAFR, JAFAR। अब मीर जाफर जब न्यू नवाब बने, तो इनका जो टाइम पीरियड आपके पास रहेगा वो जून 1757 से लेके अक्टूबर 1766 तक रहेगा, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मीर जाफर को कंफर्म किया गया एज अ नवाब, इनको नवाब बनाया गया, तो यहाँ पे बंगाल के अंडर कुछ ऐसे राणा थे और कुछ ऐसी ठकुराई थी, दैट मीन जो जमींदार थे, ठीक है, उन्होंने इसकी नवाबशिप को एक्सेप्ट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल जो जमींदार थे, जमींदार लाइक राजा राम सिन्हा, राम सिन्हा थे, ये जमींदार थे कहां के, मिदनापुर के।
मिदनापुर एंड हीजर अली खान ये आपके पास कहाँ के थे? ये थे पूर्णिया के। इन दोनों ने क्या किया, रेफ्यूज कर दिया कि हम क्या नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते मीर जाफर को एज देयर रूलर, हम इसको नवाब नहीं मानेंगे। राइट, ये बात। और साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला था, मीर जाफर मतलब जब देखो मीर जाफर को ब्रिटिशर ने क्या बोला कि हम तेरे को नवाब बनाएंगे, तो इन्होंने एक कंडीशन और रखी कि तेरे को हमें क्या करना पड़ेगा, एनुअल ट्रिब्यूट पे करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ अमाउंट फिक्स कर दिया एनुअल ट्रिब्यूट में, कि लेट से हम मान के चलते हैं कि इसको बोलते हैं कि तेरे को एनुअली जो है 10,000 रुपीज जो है पे करने, हम मान के चलते हैं। हुआ क्या, ये नवाब मीर जाफर जो था अनेबल था टू, मतलब ये पे नहीं कर पाया जितना अमाउंट इन्होंने बोला। तो यहां से 3 साल के अंदर अंदर ही, मतलब बाय 1760 तक, अब इसको कंपनी को कितना डेप्ट हो चुका था देने को, कितना कर्जा इसने देना था, अराउंड 25 लाख रुपीज। 25 लाख जो था इस पे कंपनी का कर्जा हो चुका था, जो इसको पे कर रहा था कंपनी को। तो अल्टीमेटली अब कंपनी जो थी वो क्या कर रही थी, उसका जो है इससे जो ट्रस्ट था वो लॉस्ट हो गया। तो कंपनी को लगा कि ये एक कैपेबल रूलर नहीं है, हमारे से बहुत बड़ी गलती होगी कि हमने इसको नवाबशिप दे दी बंगाल की। राइट, तो उसी टाइम जब ये सारा सीन हुआ 1760 में, जब इसको डेप्ट हो गया और कंपनी जब ये सोच रही थी कि कैसे हम इसको रिप्लेस करें, तो इसी टाइम पे क्या हुआ, मीर जाफर का जो बेटा था, जो मीर जाफर का सन था, कौन था, कल भी हमने बात करी थी, मीरान, इस भाई साहब की हो जाएगी डेथ। अब जैसे इस भाई साहब की डेथ हुई तो अल्टीमेटली अब क्या हुआ, वॉर ऑफ सक्सेशन जो था फॉर द नवाबशिप वो स्टार्ट हो गया। अब वॉर ऑफ सक्सेशन जब स्टार्ट होगा, अभी देखो मीर जाफर की डेथ नहीं हुई, किसकी डेथ हुई, मीरान की डेथ हुई। तो यहाँ पे अब वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया मीर जाफर के ग्रांड सन के बीच में, इसके ग्रांड सन और इसका सन इन लॉ। अब इसका जो सन इन लॉ था जिसका नाम था मीर कासिम, तो इस भाई साहब ने, मीर कासिम ने क्या किया, उस टाइम पे बंगाल के गवर्नर थे आपके पास पेंसी टाट, ये भाई साहब गवर्नर थे बंगाल के। ये गए इनके पास, पेंसी टाट से मिले और इन्होंने इनके नेगोशिएशन करी, बोला सर कि जो भी डेप्ट है मैं आपको पे करूंगा, ठीक है, जो आप बोलोगे मैं सारी कंडीशंस मानने को तैयार हूं, बट आप क्या कर दो, मेरे को नवाबशिप कंफर्म कर दो, दैट मीन्स मेरे को नवाब बना दो बंगाल का। अब वेंसीटाट ने इसकी बात सुन ली और यहाँ पे क्या हो गया, वेंसीटाट ने क्या कर दिया, अब नवाब किसको बना दिया, मीर कासिम जो है अब नए नवाब बनेंगे बंगाल के। राइट, तो अब टेन्योर की बात करते हैं मीर कासिम की। अब न्यू नवाब बने मीर कासिम, और जिनको किस नाम से जाना जाता है, इतमत उद दौला, इतमत उद दौला। ये आपके पास अक्टूबर 1760 में नवाब बनेंगे और इनका टेन्योर रहेगा 63 तक। राइट, देखो अब मीर कासिम ने क्या बोला था पेंसी टाट को कि आप मेरे को नवाबशिप बना दो और जो आप बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूं। तो सबसे पहले जैसे ये नवाब बना तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे अब कंपनी को जमींदारी राइट्स ग्रांट कर दिया। जमींदारी राइट दे दिया कंपनी को, कौन से रीजन्स का, बुर्दवान, मिदनापुर एंड चिटागोंग, इन 3 रीजन्स का क्या दे दिया उसको, कंपनी राइट दे दिया। किसको, ब्रिटिश जमींदारी राइट जो है ग्रांट कर दिया, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी। राइट, और सेकंड इसने अब क्या किया, अपनी कैपिटल, अब ये बात याद रखना, देखो
इसने अपनी कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर दी। इस पहले इनकी कैपिटल थी, बंगाल के नवाब की जो कैपिटल थी मुर्शिदाबाद थी। याद करो कि जब यहाँ पे हमने बात करी थी, सिराजुद्दौला जो था मुर्शिदाबाद चला गया था उस फोर्ट विलियम को कैप्चर करने के बाद। तो इसने अब क्या किया, अपनी कैपिटल जो है मुर्शिदाबाद से शिफ्ट करके कहां पे कर दी, मोंगियर में कर दी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है जनरली, मोंगियर ये कहां पे पड़ेगा, बिहार में। तो अल्टीमेटली बिहार भी किसके कंट्रोल में था, बंगाल के नवाब के कंट्रोल में। ठीक है, तो बिहार में इसने शिफ्ट कर दी। पहले तो देखो इसके जो, क्योंकि मीर कासिम जब यहाँ पे नवाब बना तो अल्टीमेटली किसकी हेल्प से बना, किसके मतलब किसने इसको ब्लेसिंग्स दी, किसकी वजह से बना, ब्रिटिशर की वजह से बना। पर धीरे धीरे क्या हुआ, इसके रिलेशनशिप जो है ब्रिटिशर के साथ खराब होने लग पड़े। खराब क्यों होने लग पड़े, उसके पीछे कुछ रीजन रहे कि जिसकी वजह से जो है इसके रिलेशनशिप जो है वो बिगड़ गए, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। क्यों बिगड़े, उसके पीछे सबसे पहला तो रीजन था कि जब इसने कैपिटल जो है वो मुर्शिदाबाद से मोंगेर में शिफ्ट की, बिहार में। एंड साथ में सेकंड इसने क्या स्टार्ट किया, जब इसने मोंगेर में अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी तो इसने अब स्टार्ट कर दिया मॉडर्नाइज करना अपनी आर्मी को, मॉडर्नाइजेशन ऑफ हिज आर्मी। अब देखो अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, बट इसने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करना किसकी, मतलब किसको बेस लेते हुए या किसको देख के, कौन से मॉडल पे मॉडर्नाइज करना स्टार्ट किया, ऑन द ब्रिटिश मॉडल, और वी कैन से यूरोपियन लाइंस पे। ब्रिटिश की आर्मी के अकॉर्डिंग अपनी आर्मी को क्या करने लगा, मॉडर्नाइज करने लगा। तो अल्टीमेटली ब्रिटिशर को लगा कि ये हमारे अगेंस्ट ही क्या कर रहा है, प्रेपरेशन कर रहा है, राइट। सेकंड इसने क्या किया, इसके बाद नेक्स्ट जो इसने यहाँ पे एक्ट किया वो क्या किया, यहाँ पे डेप्यूटी गवर्नर थे बिहार के राम नारायण। इनको राम नारायण ये किसके पपेट थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पपेट थे। ये क्या थे आपके पास, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार, जिनको अपॉइंट किया गया था बाय द ब्रिटिशर। अब ये इन्होंने क्या किया, इन भाई साहब को, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया फ्रॉम हिज पोस्ट। तो यहां से भी ब्रिटिशर जो थे इसके अगेंस्ट हो गए। ब्रिटिशर को लगा कि ये हमारे अगेंस्ट ही सब क्या कर रहा है, सारे एक्शंस कर रहा है, राइट। इसके बाद देखो जब ये सारा इंसिडेंट हुआ, अब देखो यहाँ पे मेन कॉज जो बना ना, मेन कॉज जो बना इनके बीच में डिस्प्यूट का, मेन कॉज जो था डिस्प्यूट का, वो आपके पास क्या था, जो हमने बात करी थी फरमान ऑफ 1717 जो फारूक सियार ने इशूड किया था, जिसमें क्या किया गया था, यहाँ पे दस्तक की बात हमने करी थी, जाके आपने कल रिवाइज भी किया होगा। तो यहाँ पे जब मिसयूज ऑफ दस्तक किया गया तो वो मेन कॉज था किसका, इस मेन डिस्प्यूट का। अब मिसयूज ऑफ दस्तक किसने किया, कंपनी सर्वेंट ने किया, और कंपनी सर्वेंट्स ने किसके लिए किया, फॉर प्राइवेट ट्रेड के लिए, जिसकी वजह से दैट मीन्स अब वो क्या नहीं कर रहे थे, कंपनी सर्वेंट्स, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने आप को दैट मीन्स प्रिवेंट कर रहे थे कि वो टैक्स पे ना कर पाए, ठीक है। तो एक मेन रीजन ये बना, राइट। अब देखो जब ये सारा रीजन हुआ, ये सारे एक्ट कर रहा था, अब ब्रिटिशर को लगा कि कहीं ना कहीं ये हमारे अगेंस्ट ही प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को कि ये हमारे अगेंस्ट जो है बैटल करने वाला है। तो यहाँ पे अब वेंसी टाट भाई साहब एंड वॉरेन हेस्टिंग, अब ये दोनों भाई साहब जाएंगे, ये दोनों भाई साहब कहां जाएंगे, मोंगियर में जाएंगे। मोंगियर में गए और वहां पे किससे मिले, इत्मदुद्दौला और वीकेंड से मीर कासिम से जाके मिलेंगे, ठीक है। अब मीर कासिम से जाके मिले, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, फिर दैट मीन्स मीर कासिम के साथ नेगोशिएशन करी और यहाँ पे एक लास्ट में क्या कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कंक्लूड कर लिया। अब लास्ट में दोनों के बीच में दैट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में क्या हो गया, एक कॉम्प्रोमाइज साइन हो गया, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ, एक
एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया। अब ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, तो जैसे ही यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कैलकाटा काउंसिल थी, उन्होंने क्या कर दिया, इस एग्रीमेंट को निगलेक्ट कर दिया। बोलते हम नहीं मानते इस एग्रीमेंट को, जो ये आप एग्रीमेंट करके आए हो नवाब के साथ। और साथ ही साथ अब जब इसके बारे में किसको पता लगा, नवाब को पता लगा कि उन्होंने मेरी बातें नहीं मानी, एग्रीमेंट को डिसअप्रूव कर दिया, तो यहां पे आप देखो मीर कासिम ने क्या किया। अब मीर कासिम ने क्या किया, अबॉलिश कर दिया। अब इस भाई साहब ने क्या अबॉलिश किया, जितनी भी इनलैंड ड्यूटीज लगाई जाती थी, ऑल इनलैंड ड्यूटीज, अब इन भाई साहब ने ऑल इनलैंड ड्यूटीज, जितनी भी ड्यूटीज थी वो उनको क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। क्यों कर दिया, इसका मेन पर्पस क्या था, क्योंकि देखो बिकॉज ऑफ फरमान ऑफ 1770 इनकी वजह से यहाँ पे क्या होता था, कंपनी को ट्रेड प्रिविलेजेस मिल चुकी थी कि वो फ्री ट्रेड कर सकती थी। कंपनी जो थी वो फ्री ट्रेड कर रही थी थ्रू द पोर्ट्स ऑफ बंगाल, ठीक है। दैट मीन्स, तो अब देखो जब ये फ्री ट्रेड कर रही थी और यहाँ पे दस्तक की बात भी करी गई थी। अब दस्तक जो होते दैट मीन्स काइंड ऑफ, जिसको हम बोलेंगे पासिस, यहाँ पे कंपनी क्या करती थी, ये पासिस दिखा के यहाँ से फ्री ट्रेड करती थी, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब इन्हीं दस्तक का यूज कर रहे थे कौन, कंपनी के सर्वेंट जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, वो भी इन पासिस को दिखा के अपना जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दैट भी जो ट्रेड कर रहे थे वो फ्री ऑफ कस्टम ड्यूटी कर रहे थे। बट यहां पे आप देखो सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हो रही थी, इंडियन मर्चेंट्स को हो रही थी, क्योंकि इंडियन मर्चेंट के पास ऐसी कोई प्रिविलेज नहीं थी कि वो फ्री ट्रेड कर सके। उनको क्या करना पड़ता था, यहाँ पे टैक्स ड्यूटी देनी पड़ती थी। तो जब टैक्स ड्यूटी इनको पे करनी पड़ती थी तो अल्टीमेटली जब मार्केट में इनका प्रोडक्ट जाएगा तो इनका प्रोडक्ट जो होगा वो कॉस्टलियर होगा एज कंपेयर टू ब्रिटिश प्रोडक्ट से। तो अल्टीमेटली अब इनका प्रोडक्ट जो था उसकी डिमांड कम होगी, डिमांड रिड्यूस होगी, और इनका अगर चीप रेट पे अवेलेबल हो रहा था तो अल्टीमेटली इनकी जो है डिमांड जो है वो ज्यादा होगी, डिमांड इंक्रीज होगी। तो अब देखो यहाँ पे जब इसके बारे में जब इसने एनालाइज किया, मीर कासिम ने जब इस चीज को एनालाइज किया तो इसने क्या कर दिया, जितनी भी इनलैंड ड्यूटीज थी वो अबॉलिश कर दी। और यहाँ पे क्या बोला, इसका मेन पर्पस क्या था कि अब ये क्या करना चाहता था, इंडियन मर्चेंट्स को मतलब सेम अपॉर्चुनिटी देना चाहता था और सेम स्टेप्स पे, और वी कैन से कि सेम फुटिंग देना चाहता था एज द इंग्लिश। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे क्या हो गया, इंडियन मर्चेंट्स को भी सेम प्रिविलेजेस दे दी गई एज जैसे यहाँ पे प्रिविलेजेस ग्रांट की गई थी टू यूरोपियन ब्रिटिश मर्चेंट्स को। मतलब यहाँ पे सीधी सी बात होगी, अब ये भी ट्रेड करने लगे टैक्स फ्री ट्रेड। तो अल्टीमेटली अब इनका भी क्या हो गया, प्रोडक्ट जो है सेम हो गया। तो अल्टीमेटली यहां से क्या हो गया, ब्रिटिश मर्चेंट को दिक्कत होगी कि ऐसा क्यों किया इसने। अब हम तो क्या हो गए, मतलब हम हमें भी हमारे कंपटीशन में कौन खड़े हो गए, इंडियन मर्चेंट खड़े हो गए, राइट। तो ये बात हुई, कितनी बात क्लियर हुई। हाँ जी सर। अब देखो जब ये इंसिडेंट हुआ, जब इसने ये ऑल इनलैंड ड्यूटीज जब इसने अबॉलिश करी, अब इसको पता लग गया कि ब्रिटिशर मेरे अगेंस्ट आएंगे, अब ब्रिटिशर जो है मेरे पे अटैक करेंगे। तो अब ये भाई साहब ना मीर कासिम क्या करेगा, अपनी कैपिटल से, जो इसकी कैपिटल थी मोंगियर, यहां से भाग जाएगा। अब कहां पे भागेगा, फ्लैट टू अवध, ठीक है। और यहाँ पे इस टाइम पे अवध का जो रूलर था, जो नवाब ऑफ अवध थे, वो थे सूजा उद दौला, सूजा उद दौला। तो अल्टीमेटली ये अवध में जाके एक अलायंस फॉर्म करेगा।
अलायंस फॉर्म किया जाएगा। ये ट्रिपल अलायंस थी, मतलब यहाँ पे एक तो थे मीर कासिम, जो क्या थे, नवाब थे बंगाल के। सेकंड इज योर सूजा उद्दौला, नवाब ऑफ अवध। अब देखो थर्ड कौन थे आपके पास, थर्ड थे आपके पास शाह आलम टू। जब हमने लेटर मुगल किया था, जिनको फ्यूजिटिव मुगल एम्परर भी बोला जाता है, वो थे। दैट मीन्स ये कौन थे आपके पास, मुगल एम्परर। तो ये तीनों जो हैं क्या करेंगे, यहाँ पे अलायंस फॉर्म करेंगे। अब ये जो अलायंस फॉर्म की गई, किसके अगेंस्ट की गई, ये आपको पता ही है। ये इन तीनों ने क्या किया, एक अलायंस फॉर्म करी और बोला जो हमारा जो अब मेन टारगेट क्या है कि हम क्या करेंगे, अब ओवरथ्रो करेंगे ब्रिटिशर्स को फ्रॉम इंडिया। ओवरथ्रो करना है ब्रिटिशर्स को, और वी कैन से इंग्लिश को फ्रॉम इंडिया से, चाहे जैसे भी करना पड़े। ठीक है, हमें क्या करना है, सिर्फ इनको क्या करना है, ओवरथ्रो करना है, और ये हमारा फाइनल अटेम्प्ट होगा। इन तीनों ने बोल दिया, मतलब जब इन तीनों ने बातें कर रहे थे आपस में, तो इन्होंने बोला ये हमारा फाइनल अटेम्प्ट होगा, और हम इस फाइनल अटेम्प्ट पे जरूर सक्सेसफुल होंगे, और हम ओवरथ्रो करेंगे इंग्लिश को। बट तो अब इसके रिजल्ट में देखो हुआ क्या, जब ये अलायंस फॉर्म हुई, तो अब इसका रिजल्ट क्या निकला आपके पास। यहाँ पे आपको एक बैटल देखने को मिलेगी, जिस बैटल का नाम था बैटल ऑफ बक्सर, 22 अक्टूबर 1764। अब इस बैटल का जो रिजल्ट निकला वो क्या, सॉरी, ये जो आपके पास अलायंस बनी, इसका रिजल्ट निकला बैटल ऑफ बक्सर, जो आपको 22 अक्टूबर 1764 को देखने को मिलेगी। और इसका जो इमीडिएट कॉज था, वो क्या था, अगर पूछ लिया जाए बैटल ऑफ बक्सर का जो इमीडिएट कॉज था, वो क्या था, मिसयूज ऑफ दस्तक्स बाय द कंपनी सर्वेंट। मिसयूज ऑफ दस्तक बाय द कंपनी सर्वेंट्स, जिसको ये मिसयूज करते थे किस पर्पस के लिए, फॉर देयर प्राइवेट ट्रेड के लिए, राइट। ये इसका इमीडिएट कॉज बना था बैटल ऑफ बक्सर का। ठीक है, तो अब ये जो आपके पास बैटल जो हेल्ड होगी, यहाँ पे दो पार्टीज थी। एक तरफ थी आपके पास द अलायंस, फर्स्ट वन इज योर अलायंस एंड सेकंड इज योर द कंपनी। अलायंस की बात करें तो यहाँ पे अलायंस में आपके पास आएगा मीर कासिम, हमने अभी बात करी, प्लस सूजा उद्दौला, ठीक है, प्लस आपके पास शाह आलम टू। अगर आपको याद होगा तो शाह आलम टू को फ्यूजिटिव मुगल एम्परर भी बोलते हैं, इवन ब्लाइंड एम्परर भी इसको बोला जाता है ना। एंड कंपनी, कंपनी के जो आर्मी को लीड कर रहे थे, वो कर रहे थे मेजर थॉमस मुनरो, राइट, ये कर रहे थे। अब देखो इस बैटल में कंपनी क्या करेगी, डिफीट करेगी किसको, अलायंस को। कंपनी ने क्या किया, डिफीट कर दिया अलायंस को। और आफ्टर दिस बैटल अब क्या होगा, ब्रिटिश जो थे अब क्या बन चुके थे, मास्टर्स बन, नाउ बिकेम द मास्टर्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब मास्टर्स बन चुके थे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं अब ब्रिटिश जो थे अब पॉलिटिकली एस्टेब्लिश कर चुके थे अपने आप को, राइट। अब बात करते हैं इसी बैटल के कॉन्सिक्वेंसेस की, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे आपके पास।
बक्सर बैटल की। ये बात याद रखना, बक्सर बैटल इंपॉर्टेंट है। देखो जो ट्रीटी ऑफ अलीनगर हमने करी थी ना कल, ये रिसेंटली हाँ जी न्यूज में भी थी जनवरी मंथ के आसपास, ठीक है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। तो वो चीजें भी याद रखना, तो हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, ठीक है। हाँ जी अब देखो, अब कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट क्या निकला इस बैटल का। यहाँ पे अब देखो फिर से मीर जाफर को क्या कर दिया गया, कंफर्म कर दिया गया टू दी थ्रोन ऑफ नवाब। मतलब मीर जाफर फिर से क्या बना दिए गए, नवाब, राइट। अब मीर जाफर को नवाब तो बना दिया गया, बट इनकी जो है डेथ हो जाएगी जल्दी ही, जल्दी इनकी डेथ होगी। फिर इनका जो माइनर सन था, किसका, मीर जाफर का जो माइनर सन था, एक छोटा बेटा था भी, मतलब माइनर सन का मतलब बिलो 18, सॉरी, बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। अब माइनर सन जिसका नाम था नाजिमुद्दौला, उसको अपॉइंट किया गया एज नवाब, राइट। तो ये बात भी यार, तो एक इंसिडेंट तो ये हुआ। सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो यहाँ पे देखो, अवध के साथ ये जो अलायंसेस हुई थी अवध के साथ, क्या सेटलमेंट की गई। अब देखो इस टाइम पे क्लाइव फिर से क्या बन चुका था आपके पास, गवर्नर ऑफ बंगाल बन चुका था, राइट। मैंने पहले बात करी कि 2 गवर्नरशिप का टेन्योर रहेगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे जो 60 से 64 के बीच में रहेगा, सॉरी 64 टू 67 के बीच में रहेगा। तो ये था आपके पास गवर्नर ऑफ बंगाल जब बन चुके थे, तो अब यहाँ पे क्लाइव भाई साहब जो है वो अवध में जाएंगे और वहां पे मिलेंगे अवध के नवाब के साथ, जिनका नाम था सूजा उद्दौला। और सूजा उद्दौला के साथ फिर नेगोशिएशन करेंगे, उनको पूछेंगे कि बता तू क्या चाहता है, और यहाँ पे फिर इनके साथ एक ट्रीटी साइन होगी, जिस ट्रीटी को बोला जाएगा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। यहाँ पे याद रखना, ये याद रखना, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई है, ठीक है। फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होगी वो किसके साथ होगी, नवाब ऑफ अवध के साथ, सूजा उद्दौला के साथ। ये जो साइन हुई ऑन 16 अगस्त 1765 को साइन हुई। तो यहां पे अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या बोल दिया कि अब भाई साहब आपको क्या करना है, सूजा उद्दौला को बोल दिया कि आपको क्या करना है, आपको पे करना है ₹50 लाख, 50 लाख एज वॉर इंडेमनिटी। वॉर इंडेमनिटी समझते हो कि जो वॉर में जो हमें लॉस हुए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन में अमाउंट पे करना पड़ेगा। वॉर इंडेमनिटी जो है वो आपको किसको पे करनी है, कंपनी को पे करनी है। किसने पे करनी है, नवाब ऑफ अवध ने। कितनी करनी है, ₹50 लाख। फर्स्ट बात तो ये करी गई इस ट्रीटी में, ठीक है। हाँ जी सर सेकंड, यहाँ पे नवाब को क्या बोला गया कि तेरे को क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर करना पड़ेगा, कौन सा रीजन, इलाहाबाद एंड कोरा। इलाहाबाद एंड कोरा, ये रीजन किसको सरेंडर करने पड़ेंगे, टू एम्परर। एम्परर किसको, शाह आलम टू को, मुगल एम्परर को। अब देखो जब हमने बात करी थी, तो जब हमने मुगल सॉरी लेटर मुगल्स करे थे, तब भी मैंने बोला था कि शाह आलम टू को आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इन्होंने क्या रखा था, ब्रिटिशर ने एज अ वर्चुअल प्रिजनर बना के रखा था फोर्ट ऑफ इलाहाबाद में। इसलिए इसको बोला कि तेरे को अब क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा इलाहाबाद एंड कोरा टू एम्परर, राइट। हाँ जी सर और साथ ही में बोला कि तेरे को क्या करना पड़ेगा, जो इनका ही मतलब एक पपेट था ईस्ट इंडिया कंपनी का, बलवंत सिंह। बलवंत सिंह भाई साहब को तेरे को क्या करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा एज
जमींदार कहाँ का? बनारस का। ठीक है, तो ये बात भी यार, राइट। हाँ जी। और साथ ही में अब नवाब को क्या करना पड़ा था? was made to enter an treaty of subsidiary alliance। ठीक है, नवाब को क्या करना पड़ा था? ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस जो है वो साइन करनी पड़ी थी। सब्सिडियरी अलायंस भी अलग से बात करेंगे, अभी बस इतना याद रखो। तो देखो अब यहाँ पे सिंपल सी बात याद रखना, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के बैटल के बाद अब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, यहाँ पे जो आपके पास अवध स्टेट जो था, अवध को एज अ बफर स्टेट क्रिएट कर दिया। फ्रेंडली बफर स्टेट मतलब इसको अपना फ्रेंड बना लिया। किसके बीच में? बिटवीन जो आपके पास ब्रिटिश टेरिटरी थी और इंग्लिश टेरिटरी थी। कहां पे? बंगाल में। और दूसरी साइड पे कौन थे इसके? अगर आप वेस्ट साइड पे देखोगे, अवध, अवध मतलब ये जो यूपी वाला साइड था उसके वेस्ट में थे कौन सा रीजन? मराठास। तो इसने एज अ बफर स्टेट जो है इसको एज अ क्रिएट कर लिया बिटवीन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन बंगाल एंड द मराठास। ठीक है, ये बात याद रखना। अब आ जाओ, ये तो हो गया जो सेटलमेंट की गई विद किसके साथ? नवाब ऑफ अवध के साथ। अब बात करते हैं आफ्टर द बैटल जो सेटलमेंट की गई विद मुगल एम्परर शाह आलम टू। ठीक है, तो यहां पे जब इसके साथ सेटलमेंट की जाएगी, जब इसके साथ सेटलमेंट होगी तो यहाँ पे एक ट्रीटी साइन की जाएगी, तो उस ट्रीटी का नाम होगा सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। पहली ट्रीटी किसके साथ साइन हुई? विद नवाब ऑफ अवध। सेकंड ट्रीटी जो है वो किसके साथ साइन हुई? शाह आलम टू मुगल एम्परर के साथ। ये जो आपके पास साइन होगी इन अगस्त 1765 में साइन होगी, राइट। क्लियर? अब चले, अब देखो इस ट्रीटी के अंडर क्या किया गया, अब एम्परर जो था इसको क्या ले लिया गया? एज अ प्रिजनर पे ले लिया। तो एम्परर जो है वो एज अ वर्चुअल प्रिजनर रहा था मुगल, सॉरी कंपनी का एज अ वर्चुअल प्रिजनर बन के रहे थे। कहां पे? इलाहाबाद में। इलाहाबाद एंड कोरा जो इन्होंने कहा से सीड किया था? फ्रॉम द नवाब ऑफ अवध से। इलाहाबाद एंड कोरा ये रीजन किसको दे दिया? शाह आलम टू को दे दिया, मुगल एम्परर को दे दिया। और फिर मुगल एम्परर जो है वर्चुअल प्रिजनर बन के रहे फॉर 6 इयर्स के लिए। कौन से फोर्ट में? इलाहाबाद फोर्ट में, राइट। वर्चुअल प्रिजनर किसके बन के रहे? इंग्लिश के बन के रहे। हाँ, अब देखो इसके बाद इसी ट्रीटी के अंडर, इसी ट्रीटी के अंडर अब शाह आलम टू जो एम्परर थे, शाह आलम टू भाई साहब ने क्या किया? ग्रांट कर दिया दीवानी राइट। अब जमींदारी राइट की बात नहीं कर रहा हूं, दीवानी राइट जो है वो ग्रांट कर दिया ऑफ बंगाल, उड़ीसा, बिहार। किसका?
किसको ग्रांट कर दिया? इंग्लिश को ग्रांट कर दिया। किसके रिटर्न में? कि कंपनी को ठीक है, कंपनी को मतलब इन्होंने बंगाल, उड़ीसा, बिहार का दीवानी राइट जो है कंपनी को ग्रांट कर दिया और बोला इसके रिटर्न में आपको क्या करना होगा, मेरे को यहाँ पे पेमेंट देनी होगी ₹26 लाख। 26। ये एनुअल पेमेंट थी। मतलब आप चाहे जितना मर्जी कलेक्ट करो, आपको मेरे को क्या करना है, एनुअली 26 लाख रुपीस जो है पे करना है। किसको पे करना है? शाह आलम टू को। ठीक है, तो मैं आपको दीवानी राइट जो है वो ग्रांट कर देता हूं। क्लियर? जी सर। चलो अब आ जाओ नवाब ऑफ बंगाल के साथ। उसके साथ क्या सेटलमेंट की गई? विद नवाब ऑफ बंगाल। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने पहले बात करी कि उस बैटल ऑफ बक्सर के बाद मीर जाफर को फिर से क्या किया गया, नवाब बना दिया गया। अब मीर जाफर जो है वो नवाब बने, बट सून ही क्या हो गया, मतलब जल्दी ही जैसे ये नवाब बने उसके कुछ टाइम के बाद ही इनकी क्या होगी, डेथ होगी। अब डेथ जैसे ही हुई तो इनका जो माइनर सन था, ठीक है, उसको क्या बनाया गया, जिसका नाम था नाजिमुद्दौला। अब नाजिम को क्या बनाया गया, नवाब बनाया गया। राइट, यही बात करी हमने। जी सर। तो यहाँ पे देखो जब नवाब बनाया गया, चलो इस पे थोड़ी देर के बाद आते हैं। तो सबसे पहले देखो जब बैटल ऑफ बक्सर एंड हुआ, जैसे बैटल ऑफ बक्सर एंड हुआ तो यहाँ पे अब क्या हुआ, यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ने एक डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस किया। रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस्ड न्यू गवर्नमेंट सिस्टम, जिसको नोन एज डुअल गवर्नमेंट सिस्टम बोलते हैं, और डायआर्की जिसको हम बोलेंगे। तो अगर पूछ लिया जाए कि डायआर्की किसने इंट्रोड्यूस करी, वो डायआर्की इंट्रोड्यूस करी गई थी बंगाल में बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इन 1765। ठीक है, अब ये डायआर्की था क्या, और डबल गवर्नमेंट और डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था क्या? यहाँ पे देखो दो फंक्शंस थे। बोला अब एक क्या होगा, डायआर्की मतलब एक होगा निजामत फंक्शन, एंड सेकंड जो होंगे यहाँ पे, मतलब इन्होंने फंक्शंस डिवाइड कर दिए, और सेकंड होगा आपके पास दीवानी फंक्शंस। बोला ये जो निजामत फंक्शंस हैं इनमें आपके पास आएगा डिफेंस, राइट, इनमें आपके पास आएगा लॉ एंड ऑर्डर, एंड थर्ड इज योर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये तीन जो थे आपके पास निजामत फंक्शन थे, याद रखना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। और वहीं पे दीवानी फंक्शन, दैट मींस ये किसके साथ एसोसिएटेड थे, रिलेटेड थे विद रिवेन्यू के साथ, रिवेन्यू फंक्शंस में इनको हम बोलेंगे। ठीक है, रिवेन्यू फंक्शंस। तो यहां पे ऐसे इन्होंने क्या कर दिया, इन फंक्शंस को डिवाइड कर दिया, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये जो निजामत फंक्शंस थे, बोला गया कि ये कौन ये कौन परफॉर्म करेगा, नवाब परफॉर्म करेगा। जब यहाँ पे आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर के बाद जब डायआर्की जो है एस्टेब्लिश करी गई
बंगाल में। तो बोला ये जो है नवाब द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रखेंगे। दीवानी फंक्शन बोला ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेंगे। तो ऐसे जो है डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। मीर जाफर को जब इन्होंने क्या बनाया, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर जो है इन्होंने अपॉइंट किया एज अ नवाब ऑफ बंगाल। बट हुआ क्या, जैसे ही मीर जाफर की डेथ हुई और उसके बाद उसका जो माइनर सन था नाजिम उद दौला, अब ये भाई साहब क्या बने, नवाब ऑफ बंगाल बने। नवाब ऑफ बंगाल ऐसे नहीं बने, इस टाइम पे यहां पे सीधी सी बात बोल दी गई, यहां पे सीधी सी बात बोली गई नाजिमुद्दौला को बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स कि बोला ठीक है हम तेरे को क्या बना देंगे, नवाब बना देंगे, बट तेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब मतलब कि तेरे को यहाँ पे कुछ कंडीशंस है वो फॉलो करनी पड़ेगी, जिसमें से एक कंडीशन क्या थी, फेब 1765 में ये क्या बनेगा, नवाब बनेगा। बट यहाँ पे तेरे को बोला कि तेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। क्या सरेंडर करना पड़ेगा, जो हमने ये डुअल गवर्नमेंट और डायरकी जो एस्टेब्लिश की है। अब डायरकी के अंडर जो निजामत फंक्शन है, जिसके अंडर आपके पास डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर जो है, वो आपको सरेंडर करना पड़ेगा किसको, इन दी हैंड्स ऑफ दी कंपनी। मतलब ये आपको क्या सरेंडर करना पड़ेगा, किसको सरेंडर करना पड़ेगा, कंपनी के को सरेंडर करना पड़ेगा। और वहीं पे ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है, दैट मीन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये आपको किसको सरेंडर करना पड़ेगा, ये आपको सरेंडर करना पड़ेगा नायब सूबेदार को, और वी कैन से डेप्यूटी गवर्नर को। नायब सूबेदार और डेप्यूटी गवर्नर को। और देखो ये जो नायब सूबेदार जो था ये नॉमिनेट किया जाता था बाय द कंपनी, नॉमिनेटेड बाय कंपनी। और साथ में यहाँ पे ये बात भी बोल दी गई, अब इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई, बोला ये जो नायब सूबेदार जो होगा ये नॉमिनेट होगा बाय कंपनी। तो आप यहाँ पे निजाम को सीधी सी नवाब को सीधी सी बात बोल दी गई कि तू इसको रिमूव भी नहीं कर सकता है विदाउट कंपनीज कंसल्टेशन, इसको रिमूव भी नहीं किया जा सकता था विदाउट कंपनीज कंसल्टेशन। तो ये बात बोली, किसको बोल दी है, नवाब को बोल दी। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन रख दी किसके आगे, नाजिम के आगे, और बोला हम तेरे को क्या कर देंगे, फिर नवाब बना देंगे, ठीक है। और इस भाई साहब ने क्या कर लिया, ये कंडीशंस एक्सेप्ट भी कर ली। तो फिर देख लो यहाँ पे क्या हो गया, अब कहीं ना कहीं देखो पहले तो क्या था, इन्होंने सिर्फ अपने पास दीवानी फंक्शंस रखे, अब दीवानी फंक्शंस के बाद अब इन्होंने कौन से फंक्शन भी अडॉप्ट कर लिए, निजामत फंक्शन भी अडॉप्ट कर लिए। निजामत फंक्शंस भी अब इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिए। तो अल्टीमेटली यहीं से अब बैटल ऑफ बक्सर के बाद जब यहाँ पे ब्रिटिशर ने अपने आप को पॉलिटिकली एस्टेब्लिश कर लिया इंडिया में, टोटली पॉलिटिकली एस्टेब्लिश हो चुके थे अब इंडिया में, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा कि बंगाल, जैसे ही इन्होंने पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट किया इंडिया में, मेनली कहाँ पे किया, बंगाल में किया, बंगाल में किया। तो अल्टीमेटली अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक थ्योरी जिसको हम बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी इंडिया की। कहां से स्टार्ट होगी, फ्रॉम बंगाल से। तो अब यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है वो इंडिया की स्टार्ट हो जाएगी, कहां से स्टार्ट होगी, बंगाल में। अब देखो कैसे, अब देखो ड्रेन ऑफ वेल्थ, एक सीधी सी बात बोलते हैं, पहले देखो यहाँ पे क्या होता था, कंपनी क्या करती थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ब्रिटेन से और लंदन से क्या बेचती थी, पैसे बेचती थी। पैसे क्यों बेचती थी कि जो इंडियन गुड्स को बाय करने के लिए, टू बाय इंडियन गुड्स। बट अब इसके बाद इन्होंने सीधी सी बात बोल दी कंपनी को
कंपनी ने सीधी सी बात बोल दी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रांच इधर थी, उनको सीधी सी बात बोली कि अब हम मनी जो है आपको नहीं भेजेंगे लंदन से टू बाय इंडियन गुड्स। अगर अब आपको इंडियन गुड्स बाय करने हैं तो आप कहां से बाय करोगे? जो आप रिवेन्यू जनरेट करोगे कहां पे? इंडिया में, उसी से अब आप क्या करो, इंडियन गुड जो है वो बाय करो और वहां से उसको फिर कहां पे भेज दो, अब्रॉड में भेज दो और वहां पे उसको सोल्ड आउट कर लो। तो ये ऐसे जो है आप क्या करोगे, प्रॉफिट जो है वो अर्न करोगे, राइट। इतनी बात क्लियर हुई? जी सर। तो ये था आपके पास बैटल ऑफ बस। बक्सर और डुअल गवर्नमेंट इन डायरकी इन बंगाल। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बैटल, ठीक है। हाँ जी सर।